अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत करना चाहता हूँ कि लास्ट टेस्ट मैच के आखिरी 2 दिन में आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका प्री एंड पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए, बिकॉज आई हैड कपल ऑफ डेंटल सर्जरीज डन। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कि मैं कोई रिकॉर्डिंग करवा सकता या लाइव आ सकता। एनीवेज़, या माय अपॉलॉजीज़। पहले टेस्ट मैच से के बाद हम दूसरे टेस्ट मैच में गए। जो चीज़ें लर्न करने वाली हैं मैं उसके बारे में ज़िक्र करना चाहता हूँ। ये है कि देखें, आपने यू डोंट हैव टू थिंक अहेड ऑफ़ योरसेल्फ। आपके पास आजकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वेदर फोरकास्ट आपको महीना पहले मिल जाती हैं, तो उसके मुताबिक आप प्लान कर सकते हैं। देखिए, पहले टेस्ट मैच में भी हम लोगों ने टॉस जीत के बारी ली। लकीली हम लोगों ने 300 से ज़्यादा स्कोर किया, जीतने की पोजीशन में भी आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग मैच हार गए क्योंकि विकेट थोड़ी सी जो है वो फ्लैट हुई मैनचेस्टर में। और उसके बाद हमने फिर वही फ़ैसला किया कि टॉस जीत के पहले बैटिंग का फ़ैसला किया। दलेराना फ़ैसला तो आप उसको कह सकते हैं, लेकिन एट टाइम्स आपको दलेरी के साथ साथ समझदारी की भी ज़रूरत होती है। चूँकि वेदर फोरकास्ट ये थी कि बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस रहेंगी, तो पिच को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था। यहाँ पे उसने डिटीरियरेट नहीं होना था। अगर उसने डिटीरियरेट नहीं होना तो आपने पहले टॉस जीत के बारी क्यों ली? जब ओवरहेड कंडीशंस हैवी थी, आपको पता है कि गेंद ने सीम एंड स्विंग करना है, आप ने अपनी बैटिंग लाइनों को मुश्किल में डाला। एज़ इट इज़ वो स्ट्रगल कर रहे थे, प्रेशर बहुत ज़्यादा माउंट हुआ बैटिंग लाइनअप के ऊपर, या कुछ अरसे से प्लेयरों से स्कोर नहीं हो रहा, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स हैंग कर रहे थे। तो इंस्टेड वहाँ पे आप बॉलिंग करते हो, और इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है जो स्ट्रगल कर रही है, 1-2 प्लेयरों के अलावा इतना ज़्यादा किसी ने कुछ किया नहीं हुआ, तो आप उनको पहले बैटिंग करवा के उनको जल्दी आउट करा के उनको प्रेशर में लेके आ सकते थे, क्योंकि विकेट ने डिटीरियरेट नहीं होना था। क्योंकि फोरकास्ट जो पहले 3-4 दिन की थी वो बारिश और ओवरकास्ट कंडीशंस की थी। सो हमने लेसन ये लर्न करना है कि हमने 5वें दिन का नहीं सोचना, जो कंडीशंस एट हैंड हैं, जो आपके पास अवेलेबल हैं, उसको किस तरह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हाँ, अगर पिच में थोड़ा सा मॉइस्चर है और आपको पता है कि जो वेदर है उसने क्लियर रहना है और सूरज चमकेगा तो विकेट डिटीरियरेट होगी, उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं 5वें इनिंग्स में जाके। अगर हम पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के पहले सेशन में थोड़ी सी मेहनत कर लें, क्योंकि ऑजी जो बात करते हैं, जो बड़े प्लेयर बात करते हैं, बड़ी टीमें बात करती हैं कि अगर टेस्ट ओपनर्स जाके पहले दिन कंडीशंस को सही तरह से जो है एंड्योर नहीं कर सकते, तो फिर वो डिज़र्व नहीं करते। अगर वो डिफेंड नहीं कर सकते तो वो डिज़र्व नहीं करते अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ तक तो बात ठीक है कि वेदर अगर ठीक रहता है, आखिरी दिन अगर गेंद ने स्पिन होना है या बाउंस अप एंड डाउन होगा, तो आप चांस ले सकते हैं पहले बैटिंग करने का, और वो सही बात है। लेकिन जब आपको पता है विकेट ने डिटीरियरेट नहीं होना, तो आपने कंडीशंस का फ़ायदा उठाना है। मैं समझता हूँ कि ये लेसन है पाकिस्तान के लिए लर्न करने के लिए। और उसके बाद आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं रिलेटिंग टू द 3rd टेस्ट मैच। कुछ लोगों ने कहा कि असद शफीक, कंजक्चर बहुत ज़्यादा है कि असद शफीक और 1-2 और प्लेयर हैं, जैसा फवाद आलम ने एक मैच में उनको काफ़ी अरसे के बाद खिलाया गया, वो आउट हो गए, क्या इनको ड्रॉप करके किसी और के लेके आना चाहिए? क्वेश्चन ये है, आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है? आपके पास एक हैदर अली हैं जिनके सिर्फ 8 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। अगर आप उनको खिलाते हैं तो बाकी जो फ़र्स्ट क्लास में अरसा दराज से आपके लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो उनके लिए तो ज़्यादती है। हाँ, अगर आपने उनके वनडे T20 परफॉर्मेंसेस के ऊपर सेलेक्ट किया है तो उनको T20 में स्टार्ट करवाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मिसबाह उल हक ने अपॉर्चुनिटी मिस की है। जब आप श्रीलंका के ख़िलाफ़ T20 में उमर अकमल का कम बैक करवाया, आपने अहमद शहजाद का कम बैक करवाया और काफ़ी कम बैक करवाए, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए सही तरह पैन आउट नहीं हुई, तो आपने रिवर्ट किया शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास बैटिंग ऑप्शंस इतनी ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से आप उनकी तरफ वापस गए।
और जब आपको ये पता लग गया कि आपको उनकी तरफ T20 में जाना पड़ा और आपके पास लॉन्गर वर्जन के लिए तो प्लेयर ही नहीं है, तो आपको बैठ के सोचना चाहिए था मिसबा को एज ए हेड कोच एंड द चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान कि यार इसको मैंने किस तरह एड्रेस करना है, बजाय इसके कि वो जब PSL हो रहा था वो इस्लामाबाद की कोचिंग करने के लिए निकल गए और उनको बहुत शौक़ था कि उधर जाने का। अगर वो पाकिस्तान नेशनल एकेडमी में जितने भी फ़र्स्ट क्लास के टॉप परफॉर्मिंग बैट्समैन थे उनको बुलाते, उनके साथ महीना काम करते और उनको ये बताते कि भाई आपकी टेक्निक में ये डेफिशिएंसी है, आपने इसको इस तरीके से ओवरकम करना है और इसको आप इम्प्रूव करेंगे तो आपको मैं कंसिडर करूँगा फॉर पाकिस्तान सिलेक्शन। अगर ये टाइम उधर स्पेंड करते प्लेयरों के साथ तो उसका पाकिस्तान को फ़ायदा होता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो चले गए इस्लामाबाद की तरफ, उनके कोच बन गए। शायद उनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी वजह से वो बार बार जो है दूसरे जो है गिग्स जो है उनको तलाश करने पड़ते हैं। वेराज इन माय ओपिनियन उनको PSL के दौरान पाकिस्तान के सारे जो फ़र्स्ट क्लास में या ग्रेड 2 में परफॉर्म करने वाले बैट्समैन थे उनको बुलाना चाहिए था, उनके साथ एक कैंप लगाते, नए बॉलर्स को भी बुलाते। हो सकता है उनको उसमें टैलेंट मिल सकता है, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। एनीवेज टाइम लॉस्ट। क्वेश्चन ये आता है कि इनको बाहर करके आप किसको लेके आएंगे, और मैं ये समझता हूँ कि आसिफ शफीक काफ़ी अरसे से परफॉर्म पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। अगर कुछ इनिंग्स में नहीं हुआ तो उनको जो तकलीफ़ है जो जिसकी वजह से उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, ये कोचिज़ की एक फ़ौज है, उनको मदद करनी चाहिए आसिफ शफीक की। और जहाँ तक फवाद आलम का सवाल है, मैंने पहले भी कहा उनको फेयर मौका मिलना चाहिए। 3 मैचेस खिलाएं, टेस्ट मैचेस उनको खिलाएं। अगर नहीं करते तो उसके बाद यू हैव टू मूव ऑन। लेकिन आप एक इनिंग्स के ऊपर अब उनके करियर का फ़ैसला नहीं कर सकते। आपने उनको बहुत अरसे के बाद चांस दिया। फिर क्वेश्चन हुआ सुहेल खान को खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि आपने 20 विकेटें हासिल करनी है टू विन द टेस्ट मैच। अब आपने ख़ुद फैसला करना है कि किस पिच के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं, कंडीशंस क्या होंगी, विकेट का बिहेवियर किस तरह का हो सकता है, उसके मुताबिक आपने टीम सिलेक्शन करनी है। अगर आप समझते हैं कि सुहेल खान आपके लिए जो है वो चांसेस लेके आ सकता है 20 विकेटें लेने के लिए, बाकी बॉलर्स के साथ मिलकर बिल्कुल उसको ज़रूर खिलाएं। मैं तो पहले टेस्ट मैच से कहता आ रहा हूँ कि सुहेल खान को आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि रिस्क मारने वाले बॉलर हैं, गेंद को हवा में स्विंग भी करते हैं, सीम भी करते हैं, फिर बैटिंग के साथ भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैं तो पहले टेस्ट मैच से कह रहा हूँ। अब ये सिलेक्शन जो टूर सिलेक्शन कमेटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है उन्होंने क्या करना है। देखें एबिलिटी भी उन्होंने शो की हुई है, अपनी इम्प्रूवमेंट भी दिखाई हुई है इन कंडीशंस में। जो प्रैक्टिस मैचेस खेले उन्होंने परफॉर्म भी किया। सो सारा कुछ आपके सामने है। उसके बाद मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान का जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने फ़ैसला करना है। उसके बाद क्वेश्चंस हुए हैं कि क्या मोहम्मद हफीज़ या किसी और को लेके आया जा सकता है। देखें जब आपने इतने ज़्यादा प्लेयर लेके गए हुए हैं तो आप किसी को भी खिला सकते हैं। अगर आप समझते हैं मोहम्मद हफीज़ की ज़रूरत है, आपको बॉलिंग ऑप्शन भी दे रहा है, बिल्कुल खिलाएं। अगर आप समझते हैं कि वो आपके लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी है, अगर आपने T20 में रखा हुआ है तो इधर भी कंसिडर कर सकते हैं, उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। हाँ, ये है कि आपकी जो फॉरवर्ड थिंकिंग आप दिखा रहे थे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि आपने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया हुआ मेरे ख़्याल में। सो ये चीज़ें जो हैं वो मेरा ख़्याल है इनकी राह में रुकावट बन सकती हैं। उसके बाद मेरा ख़्याल है शान मसूद के बारे में क्वेश्चन हुआ था। एक ब्रैडफोर्ड से आया हुआ था। सुहेल खान का क्वेश्चन फिर मैनचेस्टर से पूछा गया था इन लड़कों के बारे में। देन शान मसूद को क्या करना चाहिए, मेरे ख़्याल में देखिए शान मसूद को उन्होंने पकड़ लिया। पहले वो गेंद बड़ा अच्छा छोड़ रहे थे, उन्होंने बाहर गेंद की है। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अर्ली इन द इनिंग्स, चूँकि ये इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि इन्होंने गेंद छोड़ना है, तो उनको गेंद अंदर लाना शुरू कर दिया और खेलने पे मजबूर किया। और चूँकि वो ऑफ स्टंप अपना कवर करने के चक्कर में होते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स, तो थोड़ी सी टांग उनकी ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, तो उसकी वजह से उन्होंने उनको लेग बिफोर ट्रैप कर लिया और डाउन द लेग साइड भी। मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। शान मसूद को एक चीज़ का ख्याल रखना है, चूँकि अब उन्होंने इनको इन स्विंग करना शुरू किया है, तो वो कहीं ये ना हो
कि वो ज़्यादा ही इनसाइड द लाइन ऑफ द डिलीवरी ना रहना शुरू हो जाए, और उसमें ये ख़तरा और पैरल है कि अगर वहाँ से अंदर से गेंद हल्का सा भी स्विंग होता है तो ज़्यादा इनसाइड द लाइन रह गए, या बोल्ड होने के चांसेस हैं या एज लगने के चांसेस हैं। सो आई थिंक उनको एज इट इज़ ही खेलना चाहिए। ज़्यादा करने की कोशिश जो है, ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो आउट देयर, और कोशिश उन्होंने जेहन में ये रख के करनी है कि मैंने हर गेंद को खेलने जाना है और लास्ट मोमेंट के ऊपर छोड़ना है। अगर वो ये करेंगे तो फिर ये जो लेग बिफोर या अंदर आते हुए गेंद पे उन्होंने फंसना शुरू किया है, ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो टेस्ट मैच की 11 है, ये तो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। आई थिंक जो अगर फोर्स्ड आपको चेंजेस ना करनी पड़े, अगर कोई इंजर्ड हो जाए या कोई आपके लिए अनअवेलेबल हो जाए, अदरवाइज़ मेरा ख्याल है एक आधी चेंज ही होती है कंडीशंस को देखने के लिए। आपकी जो 11 की स्क्वाड है, इतनी ज़्यादा आपको होलसेल चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि एक चेंज आप क्या कर सकते हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेके आ सकती है, और विद अ पॉजिटिव थिंकिंग, और ये सोच के आपने अंदर जाना है कि हम लोगों ने टेस्ट मैच सीरीज़ लेवल करनी है, और अगर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे और प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके आएंगे। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हमने बड़ी पहले बात की थी कि इंग्लिश प्लेयर्स जो हैं वो अंदर आते गेंद पे फंसेंगे। आपने लास्ट इनिंग्स में भी देखा, जब जब उनको गेंद कंसिस्टेंटली आप खिंची हुई लाइन से अंदर लेके आए, उनको प्रॉब्लम हो गया। लेग स्पिनर भी जब गुगली या फ्लिपर कर रहा है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, रीड नहीं कर रहे। तो आई थिंक हमारा एम्फेसिस जो है वो इन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए कि जो उनकी वीकनेसेस है उसको एक्सप्लॉइट करें। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही। अब आपकी खिदमत में मैच से पहले हाजिर रहूँगा, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।